कश्मीर की बात करें तो परिसीमन का काम तो पूरा हो गया है, और इस बार अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी रखी गई है, जिनमें से 3 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए और 6 सीटें जम्मू क्षेत्र के लिए। अगर जिस तरह से ये परिसीमन की बात हो रही है तो आवकारदायी निर्णय है, क्योंकि जब 370 की बात हो रही थी तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको नजर कैद कर लिया गया था। इस बात जो इम्प्लीमेंट हुआ अच्छी बात है। सरकार ने एक एक्ट लाया, केंद्र सरकार की सत्ता में आता है। उसके बाद आज जब लोकतांत्रिक जो डिक्लेरेशन है कि भाई वहाँ के लोगों की बात सुनी जाएगी, तो वो एक जनप्रतिनिधि उनको चुनने का मौका मिलेगा, और जो भी वहाँ रह रहा है उनको जी अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने बोला था कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद में या विधानसभा में या कहीं पे भी, तो वो जो विचार था आज अब दिख रहा है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर भी ये 90 सीट का जो भी सीमांकन हो रहा है, तो आने वाले दिनों में चुनाव होना निश्चित है। यही जब आगे जाके अगर जो भी पक्ष मेजोरिटी लाता है तो उसकी सरकार बनेगी और वो जम्मू जी कश्मीर के हित में कार्य करेगी। वहाँ के लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट क्या हो उसके हिसाब से काम करेगी। तो वो एक अच्छी बात है और आवकारदायक, जल्दी से जल्दी वहाँ पे चुनाव हो और जो भी जनप्रतिनिधि है वो बाहर आके अपना जो लोग है उसके लिए कार्य करे, वैसा एक स्टेप है। तो अच्छी बात है। मेरी अभी प्राथमिक जी प्रतिक्रिया यही है। जी बिल्कुल। आपकी और जयवंत जी यहाँ पर आना चाहूंगी। आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए भी विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। केवल कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए 9 जी बैठक और अनुसूचित जाति के लिए यानी जी दलितों के लिए भी 7 बैठक आरक्षित बिल्कुल। करने का निर्णय किया गया है। अभी तक क्या चल रहा था यहाँ पर, दलितों को मतलब जो पंजाब से या अन्य प्रदेशों से जो दलितों को बीच में ऐसा हुआ था कि वहाँ के सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए थे, तो बाहर से उनको बुलाया गया था, पंजाब आदि से। तो उनको बुलाया तो गया, लेकिन उनको कोई राइट्स नहीं थे। उनको नागरिक के तौर पर, मतलब जम्मू कश्मीर के नागरिक अलग थे, जैसे अलग देश हो ऐसे। तो वो नागरिकों को न तो मताधिकार था, न तो उनको सरकारी नौकरी, मतलब वो दलित के दलित ही, मतलब जी सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं तो उनकी बेटी चाहे एमबीबीएस पढ़ ले, चाहे इंजीनियर उनका बेटा कर ले, कुछ भी हाई हाई एजुकेशन कर ले, फिर भी उनको सरकारी नौकरी वहां पर नहीं मिल सकती थी। उनको नौकरी करनी है तो वह जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। तो जी ऐसे जो मतलब यहाँ पर ऐसा चल रहा था। हमारे देश में क्या है कि एक विडंबना ये है कि अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वतंत्र तो हुए थे राजकीय तौर पर, लेकिन जैसे एक मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसे कुछ प्रावधान बहुत ही मतलब डिफरेंशिएट करने वाले प्रावधान हमको दिख रहे हैं। जैसे लाउड स्पीकर का देख लीजिए, या जी फिर वक्फ बोर्ड का देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे उनकी शादी के जो भी प्रावधान है वो भी देख लीजिए। तो ये सारे प्रावधान ऐसे थे कि जैसे वो अभी भी मुस्लिम राष्ट्र ही है हमारा देश। तो ये जो एक था, और जम्मू कश्मीर का भी जो भी प्रावधान था, जैसे असेंबली सीट को ले लीजिए, जी तो कश्मीर को ज्यादा सीट थी और ऐसी सीट थी कि मतलब कश्मीर में वो मुसलमान लोगों का ही जो भी मतलब कट्टर है उनका भी वर्चस्व रहे। तो इस तरह से पूरा आयोजन किया गया था। लद्दाख को केवल 4 सीट दी गई थी। तो आज भी महबूबा मुफ्ती है, वो इसका जो रिपोर्ट आया है उसका रिपोर्ट का विरोध कर रही है। तो जी ये साफ दिखाता है कि उनको पेट में कहाँ दुख रहा है। बिल्कुल। उनको ये दिख रहा है कि कश्मीर का जो एक वर्चस्व था घाटी का, और घाटी का मतलब ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरे मुसलमान वहाँ के सब ऐसे ही है, क्योंकि ये जो एक मुट्ठी भर ही है जो ऐसी अलगतावादी प्रवृत्ति करते हैं। बिल्कुल। और हमने पिछले 3 सालों में देख भी लिया कि ऐसे मुट्ठी भर है, क्योंकि पूरा कश्मीर सुलग नहीं रहा है। तो ऐसे कश्मीर घाटी के जो मतलब ये जो पीडीपी वाले हैं या फिर एनसी वाले हैं, इन लोगों का जो हमारे गुजराती में कहते हैं गरास लुटाई, जो मतलब उनकी
जो उनका वर्चस्व है वो खत्म होने जा रहा है, तो उनको पेट में दुखेगा, वो स्वाभाविक है। लेकिन जो भी किया है वो अच्छा किया है। और हालांकि मैं मानता हूँ कि अभी चुनाव के लिए ये पर्याप्त समय नहीं है, अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि अभी भी वहां पर जो बाहर से श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं, बिहार के श्रमिक हो या कश्मीर पंडित हो या पुलिस जी इंस्पेक्टर हो, ऐसे लोगों की हत्याएं हो रही है। तो ये एक हमें अभी भी और समय चाहिए होगा कि इसको पहले वहां पर जो स्थिति है वो कुछ, वहां पर इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही जी है। सऊदी अरब से भी आएगा, यूएई से भी आएगा। मनोज सिन्हा है और उपराज्यपाल के तौर पर वहां पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं। तो और भी मतलब वहाँ इंडस्ट्री आएगी, वहाँ डेवलपमेंट होगा, वहाँ के जी लोगों को भी लगेगा कि नहीं। क्योंकि क्या होता था कि हमारे यहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही डेवलपमेंट पैकेजेस जाते थे अरबों रुपए में। लेकिन वो डेवलपमेंट पैकेजेस तो आखिर वो थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन होती थी? या तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ऐसा अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार, जी मुफ्ती मोहम्मद। तो उन्होंने अपना ही डेवलपमेंट किया, अपने लोगों का ही डेवलपमेंट किया और वहां पर उनकी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। तो इसके कारण जो वहां पर न, और जो टेररिज्म है, तो उनके कारण न तो वहाँ सिनेमा हॉल है, ना कुछ ऐसे कुछ स्टेडियम वगैरह कुछ भी ऐसा प्रवृत्ति होती है। तो वहाँ कुछ ऐसा डेवलपमेंट इंडस्ट्री तो नहीं जा सकती थी 370 के कारण, 35A जी के कारण। तो पूरा डेवलपमेंट ही ना हो तो लोग फिर क्या करेंगे रोजी जी रोटी के लिए? एक ये भी एक सोचने वाली बात है। तो अभी जो डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होना चाहिए, वरना इस सरकार के विरुद्ध भी हमें आलोचना करनी होगी कि इन्होंने 370 हटाकर तो अच्छा काम किया, लेकिन डेवलपमेंट की वहां पर कुछ कोशिश नहीं की गई। लेकिन अभी संभावना देखी जा रही है कि डेवलपमेंट जी होगा, और होगा तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल। आपकी और प्रकाश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की 7 सीटें अब बढ़ाई जाएगी। ये जो 90 सीटें हो रही है वो बराबर बात है जो निर्णय लिया गया है, लेकिन एक संवैधानिक रूप से देखो तो नागरिकत्व की जो बात आती है, नागरिक तो सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, देश का नागरिक होता है। हमको आज़ादी के बाद भी ऐसा रहा गैर नागरिक जम्मू कश्मीर में गिना जा रहा था कि यह जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उधर कभी नागरिक को राज्य का नागरिक नहीं गिना जाता है। लेकिन एक हमारे आज़ादी के बाद भी इतने सालों तक सब राजकीय पक्ष जो भी रहे, उन्होंने कभी ऐसा सवाल नहीं उठाया कि नागरिक तो क्या होता है, सिटीजन की व्याख्या क्या होती है। वो जी व्याख्या का में जो 33 अनुच्छेद और 370 के बदलाव के बाद जो उसको हटाया, तो उसके बाद वो नागरिकों का मालूम पड़ा कि वो सब भारत के नागरिक हैं। तो एक वो स्वतंत्रता जैसा उधर के नागरिकों को महसूस हुआ। यह बहुत ही अच्छा निर्णय है और यह निर्णय पहले लिया जाना चाहता था, लेकिन आतंकवादी प्रवृत्तियों के कारण और त्रासवादी प्रवृत्तियों के कारण जी कुछ राजकीय पार्टियों का हेतु सिद्ध करने के खातिर कुछ भी उसमें हो नहीं रहा था। और हमारा देश के साथ जुड़ा हुआ देश भी अलग माना जाता था। यह बहुत अपमानजनक स्थिति थी और राजकीय पक्ष भी उसमें झुके हुए थे। वो भी एक परिस्थिति का निर्माण अवैध था। लेकिन अभी जो ये जो परिसीमन बढ़ा है, जो परिसीमन बदलाया है, उसके कारण ऐसा है कि जो मतदारों की संख्या है वो बढ़ सकती है। कुछ न जी कुछ 10-12 लाख मतदार जो है वो बढ़ेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। अब वो क्या होता है वो मालूम नहीं है, लेकिन अंदाज ऐसा है कि कुछ न कुछ मतदारों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पहले लोकसभा में जो मतदान करने वाले जो थे उनको फिर विधान सभा में सिर्फ मतदान जो विधानसभा और पंचायत में नहीं कर सकते थे। तो यह पाबंदी थी, वो पाबंदी अभी 35 का और 370 का जो हुआ है उसके अंदर उसको दूर कर दिया गया है। तो सभी नागरिकों को अधिकार मिलेगा और संपत्ति खरीदने का जो प्रतिबंध था वो दूर हो गया है। वो एक आवकारदायक बाबत है।
भारत देश के नागरिकों के लिए। और इसमें जो उधर की राजकीय परिस्थिति है और भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें जो पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है या जो कांग्रेस भी है और दूसरी पार्टी भी है, लेकिन उधर भाजपा को लाभ मिलेगा ऐसा अभी संकेत मिल रहा है। भाजपा को कुछ लाभ मिलेगा, ये सीमन परिसीमन जो बढ़ाया गया है या चेंज किया गया है, उससे भाजपा को बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा अनुमान है। जी बिल्कुल। नीलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर परिसीमन की बात कर रहे हैं तो ऐसा पहली बार नहीं है कि जब जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो रहा है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो 3 बार हो चुका है। 1963 की बात करें या 1973 या लास्ट में देखा गया था 1995। तब जब जनगणना थी उसका आधार 1981 वाली यानी कि 1981 की लिया गया था और इस बार 2011। जी, ये परिसीमन का एक दायरा रहता है कि उसका जो आयोग होता है उसका एक सिस्टम रहता है और उसके वो टाइम्स के हिसाब से वो गठन करते हैं। और आप देखिए कि परिसीमन ये अच्छा हुआ है कि दो माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी 2014 से आए और उन्होंने एक संकल्प लिया कि 317 और 35 एक कलम कि कांग्रेस के शासन में क्यों नहीं हटी जलपा जी, ये हमको सोचना चाहिए कि कैसे इनके कितने सारे प्रधानमंत्री आके चले गए लेकिन किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। और अब काफी सारे ऐसे तो कांग्रेस के नेता थे कि खून की नदियां बह जाएगी, मोदी जी को 100 साल लेने पड़ेंगे, लेकिन एक कतरा भी खून का बड़ा नहीं। और 317 हमने एक बाइज्जत आंतरिक तौर से और हमारे लोकतांत्रिक तौर से ले लिया न्यायिक प्रक्रिया से। तो आप देखिए कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी कि वहां के जितने भी अब्दुल्ला परिवार हो या कोई भी हो XYZ कि उनको इतना पाला पोसा और उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते थे और वहां के जो नागरिक थे उनको पत्थरबाजी के लिए उनको उकसाया गया। अच्छे खासे अच्छे घराने के लोग उनको उकसा के वो आतंकवादी प्रवृत्तियों में शामिल किया। ये देखिए कि 2019 में मोदी जी की एक इच्छा शक्ति थी कि हमारा जो राष्ट्र हो एक राष्ट्र हो, हम लोग भी भारतीय है, तो जम्मू कश्मीर के भी लोग हमारे भाई है। और ऐसा इतना इतना डिवाइड एंड रूल था कि आप देखिए कि वहां का लड़का अगर कोई दूसरा पाकिस्तान में शादी करता है तो ओके है, अगर वहां की लड़की भारत में शादी करती है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो आप देखिए कि कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि ये मतलब आप देखिए कि कांग्रेस के शासन में जो हुआ ना वो अभी तक भी, ये तो अच्छा हुआ कि एक चमत्कार हुआ और हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी वो आए और ये 300 मतलब ऐसी 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, तो ऐसे पुराने कितने भी प्रकल्प थे कि जितने जितने में खून की नदियां बह जाती थी, आज वो सब हम लोग संकल्प पूरा कर सकते हैं। और आज हमारे जम्मू कश्मीर के भाइयों हमारे भारत में मतलब हमारा जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वो वोटिंग कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो गठन हुआ है कि हमारी जो 90 सीट है वो 90 सीट में हमारे जो वहां के बाहर के भी है वो लोग वोटिंग कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि हम लोग अब हमारे जम्मू कश्मीर में हम खुद की भारत की हमारी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। हम लोग टूरिज्म बहुत एक नंबर, वहां पे पूरे भारत में टूरिज्म सबसे अच्छा था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहां पे आतंकवादी गतिविधियों से पूरा टूरिज्म एकदम से 0 माइलस्टोन पे ला दिया कि वहां पे कोई जाता है तो डर के मारे। हमारी बॉलीवुड की नगरी या फॉरेन में क्यों जाती है, क्योंकि वहां पे अपना हमारे पास इतना अच्छा स्वर्ग जैसा कश्मीर है, लेकिन वहां पे शूटिंग करने के लिए वो लोग वहां पे डरते थे, जान का जोखम था। तो ये सब काफी सारा वहां पे टूरिज्म डेवलप नहीं होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, लोग आएंगे ही नहीं, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। टूरिज्म से काफी सारा मुनाफा होता है। हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी हम लोग ऐसी प्रवृत्ति हम लोग कर सकते हैं कि वहां पे जम्मू कश्मीर से हमारे आजू बाजू के जितने भी स्टेट है वो फल फूल सकते हैं। तो जलपा जी ये था कि इच्छा शक्ति होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार कर दिया, लेकिन पुरानी सरकारों की कोई इच्छा शक्ति ऐसी नहीं थी, बस उनको एक अच्छा अलग स्टेट देना था, अच्छी अमाउंट देनी थी, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़े और जम्मू कश्मीर के लड़के वहां पे पत्थरबाजी। मतलब ये देखिए कि अभी तक भी ऐसा कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पूरे भारत में 317 हटी है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी 317 चल रही है। जलपा मैं आपको बोलता हूँ आज भी दिग्विजय सिंह हो या कोई भी हो, आज भी वो लोग बोल रहे हैं
कि हम लोग आएंगे तो 317 लाएंगे, तो ये बहुत दुख की बात है जलपा जी कि हम लोग एक हिंदुस्तानी है, हमको भी एक अच्छा नहीं लगता कि वहाँ के लड़के लड़कियां जो भी हो वो गतिविधियां में असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो और हमारा पूरा भारत एक ना हो। ये एक मतलब एक दुखद घटना है कि आज भी वो उनके नेता कुछ बोलने में पीछे नहीं हटते। तो माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने ये जो संकल्प लिया और संकल्प में आगे बढ़े, और आप देखना कि पिछले अगले 10 साल में जम्मू कश्मीर कहाँ होगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो पहले अलग था कि साथ में था। मतलब ये था कि हमारा भारत एक अखंड भारत है और पीओके भी आ जाएगा और अक्साई चीन भी आ जाएगा। ऐसी गति से माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी चलेंगे तो। जलपा जी जी, आपकी और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर वहाँ के स्थानीय पक्षों की बात करें तो उनसे हालांकि कोई उम्मीद भी नहीं थी किसी को कि परिसीमन पर वो कुछ पॉजिटिव बात करेंगे। हर एक ने कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक स्वरूप दिया है क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। सबसे पहले परिसीमन की मैं बात करना चाहूंगा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की अगर बात करें तो हर एक प्रदेश या हर एक एरिया को एक प्रतिनिधि देना, ऐसा एक लिखा गया है। और अगर आप परिसीमा की बात करें तो हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। तो 2011 तक जब कांग्रेस की सरकार थी हर 10 साल में जनगणना होती थी और आज 2021 हो गया है लेकिन आज की तारीख में भी जनगणना नहीं हुई है। ये जानबूझ के नहीं की गई है। दूसरी बात परिसीमन की बात आती है तो वो जो भी बेस लिया जाता है वो जनगणना लिया जाता है। और अगर हम गुजरात की बात करें, एक बात एग्जांपल इसलिए कहता हूं कि कैसे करते हैं ये लोग, हर एक कॉरपोरेशन में परिसीमन बदल देते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वार्ड में अगर आप 4 नेतृत्व कॉरपोरेटर देते हैं, तो मैं तो अगर बोलता हूं कि अगर सही में जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है तो एक एरिया एक प्रतिनिधि ऐसा लाना हर एक जगह पे जरूरी है। और जो सीमांकन है वो बस्ती आधारित करके वो होना चाहिए। पर ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रैटेजी गिनो या कुछ भी गिनो, वो लोगों को गुमराह करती है दूसरे मुद्दे पे। और यहाँ पे परिसीमन जो बात है वो ऐसे सेट करती है कि जैसे वो उनको फायदा हो। पर चलो वो बात छोड़ दो, अभी अपन जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर समझ लो कि बस्ती ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा सीट आएगी। लद्दाख में आई थिंक 4 सीट है, तो वो अगर मुझे लगता है कि वहां की जो टेरिटरी है उसके हिसाब से वहां के जो प्रतिनिधि होंगे वो जनगणना के हिसाब से वो शायद इतने होंगे, मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं पता है। लेकिन अगर वहां पे जो कम्युनिटीज है, जो कम्युनिटीज की और जो रिजर्वेशन की आज बात हो रही है तो अच्छी बात है। वो वहां पे हर एक जाति और हर एक लोगों को वो प्रतिनिधित्व मिलेगा। और आने वाले दिनों में यही भारतीय जनता पार्टी जो एक समय पे ऐसे बोलती थी कि हमें जम्मू कश्मीर में किसी का साथ नहीं चाहिए, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो वही आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके उन्होंने सरकार बनाई थी। यानी मुखौटा अलग और कहना अलग, ये सब जो परिभाषा है। जैसे आज देश के अंदर परिस्थिति क्या हो गई है हम सब जानते हैं। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, खूब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वायदे कर रहे हैं वो वायदे की बात करते हैं तो आज आम जनता की जरूरियात क्या है वो कभी भी उनके मुख पे आती नहीं है। आज जिस तरह से महंगाई की बात होनी चाहिए या बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, ये सब मुद्दे भी जरूरी है। और कांग्रेस ने हमेशा जहां पे भी है समर्थन भी किया है और जहां पे भी लोक हित में जरूरी है वहां पे विरोध भी दर्शाया है। पर जब बात आती है लोगों के हित की तो कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है, लोग हित में रही है और जो भी लोगों के लिए अच्छा था वो कामगिरी किया है और आने वाले दिनों में भी करती रहेगी। जलपा जी आपकी और जयवंत जी यहाँ पर आना चाहूंगी क्योंकि अगर हम आर्टिकल 370 का जिक्र करते हैं उसके बाद देखा गया था, हालांकि लंबे अरसे बाद कहीं ना कहीं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम होनी चाहिए, ऐसा करके एक दिल्ली में मीटिंग भी हुई थी जिसमें जम्मू कश्मीर के काफी सारे नेता भी आए थे। लेकिन लगता नहीं है कि उनके मन की कड़वास अभी भी गई है, क्योंकि उनके लिए तो ऐसा ही है कि बस जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे इशारों से पे ही नाचे। बिल्कुल जो हमारे मैंने कहा जैसा कहा कि भारत देश में और कांग्रेस तो राष्ट्रवादी पार्टी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया गया। जो भी कारण होगा वो जाने कि कैसे शेख अब्दुल्ला चुने हुए नहीं
और की नजर से भी गिर गए थे। तो इंदिरा जी का उस समय उसी तरह लोकप्रियता थी जैसे मोदी की आज है, और मोदी जी इससे भी ज्यादा थी क्योंकि 1971 में हमने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश का सर्जन हुआ था। जी उस समय पूरी संभावना थी हमारे पास कि कश्मीर का मुद्दा है वो हल किया जा सकता था पाकिस्तान के साथ। जो भी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला में समझौता हुआ था, तो उस समय ये समझौता में कश्मीर का मुद्दा हल किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया। उसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में लिखा था मेरे आर्टिकल में। जी और बेनजीर भुट्टो की जो आत्मकथा है डॉटर ऑफ पीस, उसका संदर्भ भी लिया था। वो एक अलग बात है, उसकी चर्चा हम कभी और टाइम पर करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि शेख अब्दुल्ला तो वहां से मतलब वो चुन के नहीं आए थे, उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका कोई आदमी चुन के नहीं आया था। और फिर भी इंदिरा जी ने 1974 के आसपास, मैं अगर नहीं भूलता हूँ तो, जी ऐसा कह दिया कि शेख अब्दुल्ला के साथ हम समझौता कर रहे हैं। और वहां कांग्रेस की पूरी पूरी चुनी हुई सरकार थी जम्मू कश्मीर में। आप सोचिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पूरे पूरी बहुमत वाली सरकार थी, उनको कह दिया कि आपको शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट करना है। यानी कि यहाँ पर यहाँ की स्थिति में देखा जाए तो केंद्र में मोदी सरकार है, गुजरात में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है, फिर भी ऐसा कह दिया जाए कि आपको जिग्नेश मेवाणी या हार्दिक पटेल को मुख्यमंत्री बनाना है। और जिग्नेश मेवाणी तो हालांकि चुन के भी आए हैं, लेकिन हार्दिक पटेल नहीं चुन के आए, तो उनको आपको सपोर्ट पूरा समर्थन देना है। तो आप सोचिए कि कैसा मोरल डाउन होगा। तो इस तरह से जो भी गलतियां हुई उसी के कारण आज तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्थिति है वो आज बन गई, ऐसी बन गई है कि वहाँ के जो पार्टीज है, मतलब जैसे कांग्रेस में से जो भी पार्टी निकली तो वो सेक्युलर ही निकली। जनता दल देख लीजिए आप, या फिर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी देख लीजिए, एनसीपी देख लीजिए, जो भी पार्टी, क्योंकि उनको मालूम था कि इसी तरह से हम आगे चल सकते हैं, विचारधारा तो वही रहेगी। तो जम्मू कश्मीर में भी जो महबूबा मुफ्ती और उनके पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद, जी तो उन्होंने पार्टी बनाई, वो इसी वो मिरर इमेज रह गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद सईद है वो कांग्रेस में थे पहले, फिर वो जनता दल में भी गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी पीडीपी बनाई तो वो मिरर इमेज बन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी कि दोनों पार्टी में ऐसा हरीफाई हुई, ऐसी स्पर्धा हुई कि कौन ज्यादा कट्टरवादी है, कौन ज्यादा वहाँ के अलगतावादी जो भी फैक्टर्स है उनको अपने साथ ले सकता है। तो इस तरह से ये जो स्पर्धा है वो चली। और इसी के कारण आज हम देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आया है उसके जी बारे में, या 370 हटी, तो उसके बारे में भी ये लोग खुश नहीं है। उनका कारण एक ही है कि वो एक अलग देश के राजा की तरह वो वहां पर अपना सब कुछ करते थे, उनको सब कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती थी, ऐसा अपना वो चला सकते थे। लेकिन अभी जो है वो एक सुधार होने की शुरुआत हुई है, लेकिन हमें और भी उनको ये मतलब उनको छोड़ दिया जाएगा तो ये वही फिर से पुरानी राजनीति पर ही लौट आएंगे और फिर से पत्थरबाजी चालू होगी, हत्याएं चालू होगी, ऐसी पूरी संभावना है। जी बिल्कुल आपके और यहाँ पर प्रकाश जी आना चाहूंगी, क्योंकि ये भी देखा गया था कि जैसे ही नज़र कैद से कहीं ना कहीं नेता छूटे, उसके बाद उनके पाकिस्तानी साइड के स्टेटमेंट सामने आने लग गए, कहीं ना कहीं विरोध की भी चिमकी भी दी गई थी, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब परिसीमन के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे ही वहां पर चुनाव की घोषणा होगी तो ये अपने असली रंग में आ सकते हैं। ये चुनाव की घोषणा होने की संभावना पूरी है। और इतना बदलाव आया है कि जैसे पहले पाकिस्तान से जो लोग इधर आए थे, आज़ादी के बाद आए, उन्होंने सबसे ज़्यादा अन्याय दलितों को हुआ था और 2.5 से 3 लाख दलित थे। अभी जो उनकी संख्या है वो 9-10 लाख हो गई, वो अच्छी बात है। और उन्हें न्याय का अनुभव होगा अभी इतने सालों के बाद। तो उनको जम्मू में जो दलित गए थे उनको विशेष प्रकार की हेतु से उनको भेजा गया था, तो यह उनके साथ एक अन्याय था। अब उन्हें न्याय की अनुभूति होगी
ये बात निश्चित है। और जो लॉ एंड ऑर्डर जो अभी आपने पूछा कि कानून व्यवस्था की बात है, वो सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार अभी भी भले 370 हटा दिया, 35 है, अनुच्छेद हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी लॉ एंड ऑर्डर है, वो जो जातिवाद के कारण और आतंकवादियों की प्रवृत्ति के कारण जो लोग नजर के थे वो बाहर है, तो अभी भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तकलीफ में चल रहा है। उसको भाजपा सरकार जो है या मोदी जी की विचार श्रेणी है वो जरूर सुधारेगी, ऐसा मुझे लगता है, और प्रजा भी ऐसा चाहती है कि ये होना चाहिए, इससे इसका पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन कश्मीर में अभी 54 लाख की आबादी है, तो कश्मीर में जो मुस्लिमों की संख्या है वो 98.5 है, ऐसा बता रहे हैं। और जम्मू में 44 लाख की जो वस्ती है, मतलब आबादी है, उसमें 62% हिंदू है। अब ये चीज ऐसी है कि उधर जो अभी भी ये जो नजर कैद वाले बाहर आए हैं वो तूफान तो करेंगे, ये बात निश्चित है। कुछ न कुछ कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और सरकार के लिए ये कठिनाई भी है, भले उधर मिलकत खरीद सकने का जो सरकार ने 370 हटा किया, नहीं कोई मिलकत खरीदने आया नहीं है उधर, कोई प्रॉपर्टी, कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं। तो लोगों को अभी शंका है कि यह इसमें हो गया है, लेकिन वो कलम दूर करने से वास्तविकता क्या परिणाम लक्ष्य आता है उसका अभी लोगों को भय है, डर है। जगह जैसे उधर टूरिज्म डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, अभी भी कुछ हत्याएं हो रही है, पत्थर मारा हो रहा है, गोलीबार हो रहा है। तो लोगों को ये भी अभी संदेह है कि यह कलम दूर करना और उसमें प्रैक्टिकल रूप से उसको करना। अभी उपराज्यपाल को ऐसी सत्ता दी गई है कि जो अभी एक सांसद ने एक बिल पारित किया, तो उसमें उपराज्यपाल को सीमांकन में भी फेरफार करने की एक ही व्यक्ति को दी गई है, दूसरे किसी को नहीं दी गई है। तो उसमें भी कुछ परिवर्तन आएगा ऐसा लगता है। लेकिन जो मेन बात है कि उधर आबादी जिसकी ज्यादा है, जो भी उसका इफेक्ट जो है, भले उधर शांत रहने वाले मुस्लिमों की संख्या भी होगी, लेकिन उनकी अवगणना हो रही है। तो उनको भी भाजपा सरकार को, जो शांत मुस्लिम है, जो उधर तोफान दंगा नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को रक्षण देने की जवाबदारी भी सरकार को उठानी पड़ेगी। जो पहले जो पार्टियां उधर रही है वो नहीं मिली है। और पंड्या साहब ने जो पाकिस्तान की बात बताई, जब युद्ध था, जो युद्ध विराम हुआ 14 दिन के युद्ध के बाद, उस टाइम पे यह मौका था इंदिरा गांधी के लिए कि उसको कश्मीर के बारे में सोल्यूशन ला सकते थे। लेकिन राजकीय कारण ऐसे थे जिससे प्रजा को न्याय नहीं मिल सका, और जो उधर दलित आए थे उनको ज्यादा अन्याय सहन करना पड़ा। ये एक मिस्टेक थी। उस समय कांग्रेस यह निर्णय ले सकती थी कश्मीर के बारे में, वो पूरा मौका था। उसमें बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने अलग कर दिया, शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से, और उसको मान्यता दे दी बांग्लादेश को। तो इतना कठोर कदम उन्होंने उठाया, और अच्छा कदम उठाया कि पाकिस्तान को कमजोर कर दिया उन्होंने। तो उन्हें वो अभी कश्मीर को यदि चाहते हैं इंदिरा गांधी उस टाइम पे, तो कश्मीर को भारत के हित में, भारत के नागरिकों के हित में निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया। उसके कई विशेष कारण हैं जो इस चर्चा में अपने इतना लंबा इतिहास नहीं बता सकते। इस संक्षिप्त बात यह है कि कांग्रेस कर सकती थी और कांग्रेस ने नहीं किया, यह भारत के नागरिकों के लिए दुर्भाग्य की बात थी, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी, आपकी और नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव से पहले एक अहम काम ये भी रहेगा कि कश्मीरी पंडितों की वहां पर घर वापसी करवाना। जी जरूर। जो जिसके लिए 317 और 35 से मतलब हटाई गई है, वो मेन फंडा है ये उनके लिए है कश्मीरी पंडितों तो वहां से पलायन होना पड़ा। पूरा आप देखिए कि पूरा एक वहां के राजा थे, हिंदू राजा थे हरि सिंह, उनके मतलब इतिहास जैसे अभी टाइम नहीं है कि वो इसके लिए अलग डिबेट करनी पड़ेगी आपको, लेकिन पूरा आप अपने इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं तो पूरा जो राष्ट्र था जलपा जी, वो पहले ना भारत में था ना पाकिस्तान में था। लेकिन पहले के हमारे नेता एक हमारे प्रधानमंत्री जो भारत के पहले थे जवाहरलाल नेहरू, वो नसीब से थे या कम नसीब से थे वो बात की बात है।
लेकिन जब उन्होंने जो पहले से जो फॉर्मेट था ना जलपा जी, वो देश के खिलाफ था। अब देखिए कि पूरा आज जो पहले का कश्मीर था और आज का कश्मीर है, उसमें काफी फर्क है। पहले ऐसा था कि लोग डरे सहमे होते थे, वहां पे कुछ भी मतलब अभी हमको मालूम पड़ता है, हम लोग गए नहीं है, लेकिन हमको मूवी के हिसाब से मालूम पड़ता है कि वहां पे कितनी दयनीय हालत थी। आप देखिए कि बाजू के पड़ोस में हमारा पाकिस्तान, जो जहां से आतंकवादी आते हैं, जहां से पीओके से आते हैं, इमरान खान वहां से जाने के टाइम पे उसको लगा कि मेरी अभी सत्ता जाने वाली है, तो नरेंद्र मोदी जी की जय जय कर बोलते थे। अभी जैसे ही नई गवर्नमेंट आई और उनके उनके प्रधानमंत्री को लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे कश्मीर का जिक्र करना चाहिए, कश्मीर मुझे वापस जी लाना है, तो ये हिसाब से होता है कि वहां पे बाजू के हमारे जो हमारा दुश्मन देश है, उसको ऐसा है कि हम लोग भारत का जितना भी कश्मीर राग खेले, जितने भी हम लोग खिलाफ करे, वहां सत्ता परिवर्तन ऐसे ही होती है। इस हिसाब से भारत में भी हमारे कांग्रेस के हैं, जैसे प्रकाश जी ने बोला, सही बात है कि इंदिरा गांधी जी अगर उनकी मंशा होती, उनकी इच्छा शक्ति होती, तो आज हमारा देश ये सब उलझनों में नहीं पड़ा होता। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि इनको अपने लड़के भी संभालने और मासी के लड़के भी संभालने हैं, ऐसा होता था। तो ये लोग कहीं पे भी नहीं रहे अभी। माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी, हमारा एक नारा है कि हम जहाँ हुआ कश्मीर बलिदान मुखर्जी बलिदान, वो कश्मीर हमारा है। मतलब जी हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज वहां पे उनका बलिदान था, और वहां पे हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य था, कि हमारे मोदी जी का एक संकल्प था कि आज हम लोग हमारा तिरंगा वहां पे क्यों ना लहराए। ऐसा जलपा जी पूरे विश्व में कहीं नहीं है कि एक देश में हमारा तिरंगा अगर किसी कोने में भी लगाना है हमारे देश की बॉर्डर के अंदर, तो हम लोग नहीं लगा सकते थे। ऐसा ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी। फिर भी आज आप देखिए कि मैं समझता हूँ, प्रकाश जी ने सही बात बोला कि आज भी खौफ है, लेकिन वो खौफ 17 साल, हमारा मतलब 100 साल पहले हम लोग जाते हैं, तो वो अच्छे एटमोस्फियर, अच्छा एक बोलते हैं ना कि वहां पे जो जनजीवन सामान्य होना चाहिए, वो आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर भी जो हमारी प्रोसेस है, जो भी हमारा कश्मीरी पंडित हो या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हमारा वहाँ पे लैंड खरीदना बेचना, वहाँ पे हमारा जो टूरिज्म हो, वो एक अच्छे गति से चालू हुआ है। और अगले 10 साल में मैं बोलता हूँ कि एक रातों रात कहीं भी कोई भी स्टेट चेंज नहीं होता है। और अगले 10 साल में एक अच्छा वहाँ पे एक अच्छा एटमोस्फियर होगा। वहाँ पे अगर ये जो भी गोलियां चलती है वो भी नहीं चलेगी, और तब तक तो आजू बाजू में हम लोग का मतलब वो हमारा जो पुराना गया है वो भी वापस ले लेंगे। और मुझे निकुल जी की एक बात याद आई कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी करती है कि वो सीमांकन ऐसे करते हैं कि 10 साल, जैसे उनके सीमांकन में तो उन्होंने वो जो पार्शलिटी नहीं की थी ना, वो दर्शाते हैं। फिर भी मुझे उनके जवाब पे ज्यादा नहीं जाना है। लेकिन जितने भी आज भारतीय जनता पार्टी की भारत में जितने भी हमारे स्टेट है, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां पे कहीं पे भी पार्शलिटी नहीं हुई। आप देखिए कि जहां पे भी जो सीमांकन होता है, हमारे मैं गुजरात में बैठा हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो कॉरपोरेशन में जो बड़ा होता है, जो जहाँ पे भी मतगणतरी और संख्या बढ़ती है, उस हिसाब से उसको एक फैलाना पड़ता है। वहाँ पे हर एक नागरिक को पाया की जो जरूरियात होती है, उस हिसाब से उसको एक डेवलपमेंट एरिया में लाना पड़ता है। इस हिसाब से 10 साल का रहता है प्रावधान। फिर भी अगर कोई आगे पीछे रहता है तो वो होता ही है, और न्यायिक प्रक्रिया से सब चलता है। और आगे के दिनों में जम्मू कश्मीर हो या कोई भी हो, वहाँ पे एक अच्छी हमारा जो भारत का एक सूत्र है, हमारा जो कायदा कानून है, वो भी वहाँ पे प्रस्तावित हो गया है। और हम लोग जो भी हमारा जो योजनाएं होती है, वो भी योजनाएं वहाँ पे जाएगी। और वहाँ के कश्मीर के और ये हमारे जितने भी है अलग स्टेट, वो अलग स्टेट कहीं नहीं पड़ेगी। एक भारत, एक हिंदुस्तान, एक इंडिया, ये नारा लगेगा। और कहीं पे भी हिंदुस्तान में अगर इलेक्शन होता है, तो हमारे पूरे भारत का जो न्यायतंत्र होता है, वो वहां पे भी स्थापित होगा। चलपाल जी जी आपके और यहाँ पर निकुल जी आना चाहूंगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी होगा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार के सिरे पर ज़्यादा होगी। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी जैसे कि कहीं कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा उठा, तो वहाँ पर फिर से एक बार डराने का प्रयास किया गया कि जो भी निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या कर दी गई। एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अगर आप वापस आओगे तो इस तरीके की सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं चुनाव की अगर बात करें तो उसको लेकर भी ये संभावनाएं तो है।
जब भी कोई स्टेट या कोई भी जगह पे चुनाव जब डिक्लेयर होता है तो जो चुनाव आयोग रहता है उसके पर्वी में पूरा चला जाता है, लेकिन उसके पहले की अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो आज अगर हम देखें तो केंद्र का पूरा वहाँ पे डोमिनेंस है और वहाँ पे उनका ही एडमिनिस्ट्रेशन है। तो केंद्र सरकार की प्राथमिक जवाबदारी है कि जो भी एक्टिविटी में जो भी जहाँ पे भी कोई गैर कानूनी काम या कोई गैर कानूनी तरह से अपना अधिकार जमा रहा है तो उनकी प्राथमिकता रहनी चाहिए कि उन लोगों को सुरक्षा देना, और ऐसे जो भी लोग हैं उनका जो भी कायदे के जोगवाई में जो होता है वो उनको कार्यवाही करना चाहिए। अभी बात करते हैं कि लोगों की, तो लोगों जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। अगर वो अमन शांति और देश प्रेम की जो बात है वो हर एक जगह पे आपको वो 10-15% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उसको हम बोल सकते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता ये सब, पर वो जो 10-15 लोग जो है उसके सामने ऐसी 85 लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा चाहिए। तो जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा और उनको वो कहना पड़ेगा कि भाई यही ऐसे करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। और हर एक जगह पे अगर आप देखो वो 10% लोग या 15% लोग कुछ डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं तो सरकार उनको कंट्रोल करे और आने वाले दिनों में निष्पक्ष और खूब अच्छी तरह से, और कोई भी जात का वो वहाँ पे वायलेंस ना हो, ऐसा जो माहौल बनाने की जवाबदारी है अभी सरकार की है और मुझे आशा है कि वो करेंगे। भले अपने आप देखो पिछले कई सालों में अपने जो सोल्जर थे वो भी एक बलिदान दे रहे हैं वहाँ पे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो वो भी एक भावना है हमारी उनके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि आज अगर देखो कि कोई सोल्जर वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है और जब उसको शहीद होता है तो हम देखते हैं कि जब उसका शव पार्थिव देह हमारे घर आता है या हमारे देश में हमारे शहर में आता है जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम वो भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो सारी भावनाएं देश की है और आने वाले दिनों में वही भावना वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ये सब देख के ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम लोग भी अच्छी तरह आगे आए, बढ़े, पढ़े। और रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी ने मित्र ने कहा अभी 10-12 साल वहाँ पे लगेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा जिस दिन कांग्रेस का शासन चालू हुआ था पूरे देश के अंदर तो उन्होंने कुछ नहीं था हमारे पास, और जिस तरह से एक दीर्घ दृष्टा के साथ हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो ऐसे ही नहीं बन गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने एक दीर्घ दृष्टा के साथ प्लानिंग कमीशन के साथ इस देश के अंदर शैक्षणिक संस्थाएं बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, इस देश के अंदर डैम्स बनाए, इस देश के अंदर खेतीबाड़ी के लिए क्या जरूरत थी वो सभी चीज बनाए, तभी जाके हमारा देश धीरे 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 करके एक समृद्ध देश बना है। और अगर हम एक जंगल देखे और वहां पे अगर रास्ता बनाना है तो सबसे पहले जो पगडंडी होती है वो बनती है, पगडंडी लोगों के चलने से बनती है। उसके बाद वो पगडंडी जब एस्टेब्लिश होती है तो वहां पे रोड बनाने के लिए वो धीरे धीरे एक पहले मेटल का अंदर डालना पड़ता है, और मेटल एक बार लग जाए उसके बाद उस पर डामर लगता है। तो वैसे कांग्रेस ने धीरे धीरे करके बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह अभी भी बोल रहे हैं लाएंगे, उसके लिए क्या बोलेंगे? ठीक है, आपकी और भी नीलेश वो जी, तुम्हारा मैं जवाब आपको आपको मैं आपका जवाब देता हूँ। पहले जो डेवलपमेंट की बात करता हूँ और जिस तरह कांग्रेस ने ये देश को कंट्रीब्यूट करके ये देश को समृद्ध बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और फिर वो जो रोड बन गया है वो रोड बना है, उसके पर अगर आपको सिर्फ लेयरिंग करना है तो वो जो लेयरिंग की परिभाषा है आज भारतीय जनता पार्टी कर रहा है और बता रहा है कि हम विकास कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये देश के अंदर जो जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे हैं कि कश्मीर में अभी 10 साल हमको लगेंगे, क्यों नहीं अभी, तो कांग्रेस ने भी धीरे धीरे करके ये देश को समृद्ध बनाया। आज आपकी सरकार है, आपकी जवाबदारी है, वहाँ के लोगों की सुरक्षा की जवाबदारी है, जहाँ पे भी आपकी सरकार है आपकी जवाबदारी है, आप अच्छी तरह करेंगे हमें विश्वास है। पर अगर वहाँ की जनमत क्या आता है वो आने वाले दिनों में चुनाव के जरिए हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोगों की विचार सरणी क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि लंदन के अंदर ब्रेक्सिट हुआ था, तो ब्रेक्सिट में पूरा यूरोप को लग रहा था कि ब्रेक्सिट नहीं होगा, लेकिन फिर जब ब्रेक्सिट का वोटिंग निकला तो वहां पे हमको पता चला कि भाई लंदन यूके को अभी यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना है। तो इसी तरह पे जब लोकतांत्रिक ढंग से कुछ पूछा जाएगा, जब चुनाव होगा वहां पे कौन सा मेजोरिटी आता है वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन हमारी देश भावना है और हमारी एक ही भावना है
कि सभी का अच्छा हो, सभी जन साथ रहे और जो भी काम है वो सब मिलके करें। हमारा सहयोग जहाँ पे भी अच्छा काम होगा वो सरकार के साथ रहेगा, पर जहाँ पे भी हमको लगेगा कि सरकार की विफलता है, हम सरकार को वो उसका ध्यान दोहराएंगे। आने वाले में जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पूरा प्रयत्न करेगी कि उनकी सरकार, हमारी सरकार बने। जी जल्दबाजी आपकी और जयवंत जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा ये भी है कि सिर्फ चुनाव की घोषणा या चुनाव होता है तब तक नहीं, लेकिन चुनाव के बाद शायद जवाबदारी उतनी ही बढ़ जाएगी। वहाँ जो भी सरकार होगी उसे भी काफी बैलेंस तरीके से चलना होगा। एक तो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट कैसे करना है, और डेवलपमेंट उस तरीके से हो कि कहीं ना कहीं स्थानीय लोग हैं उनको कोई खराब इफेक्ट ना हो उससे। नहीं, आपकी बात सही है। जम्मू कश्मीर का जब तक प्रश्न है कि वो हमारे मुकुट, हमारा जो सर है उसका मुकुट है, और मुकुट को हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। मतलब वो एक सेंसिटिव एरिया है, और आप सदियों से देखेंगे उसका इतिहास, तो अफगानिस्तान से लेकर तुर्क के जो भी इस्लामी आक्रांता थे, सिकंदर बुत शिकन के नाम से जाना जाता है, इसने ब्राह्मणों की 250 मण बोलते थे, वो जनोई इकट्ठा की थी, जनेऊ। तो ऐसे बहुत सारे आक्रांता क्यों आते थे जम्मू कश्मीर में? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो एक नॉलेज पावर था, आज भी हो सकता है लेकिन अभी नहीं है। जम्मू कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ द नॉलेज, और इंक्लूडिंग ऑल फेथ्स, नॉट ओनली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सूफीज्म, ऑल टाइप ऑफ फेथ्स वेर देयर। और वहां पर एक नॉलेज पावर था। शंकराचार्य है, वो केरल से निकल के कश्मीर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कनौज के एक वो थे, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, शायद अभिनव गुप्त थे, उनको भी कश्मीर ले जाया गया जब भी उन्होंने कश्मीर जीता था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे जैसे बोलते हैं थिंक टैंक, तो ऐसे लोगों को कश्मीर ले जाया गया था, और कश्मीर वॉज हैपनिंग सेंटर। और कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसमें आ जाते हैं जी। और एक टाइम पर तो ऐसा था कि हमने तिब्बत भी शायद जीत लिया था। गुलाब सिंह जब थे डोगरा राजा, गुलाब सिंह उसके थे, तो उस टाइम पर तिब्बत पर भी हमने एक आक्रमण किया था, और उनके जो सैनिक थे उन प्रतिकूल परिस्थिति होने के कारण वो फिर नहीं आगे जा पाए, तो एक पूरा नहीं जीत पाए। लेकिन अभी जो बात है वो इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर को अभी हमको खुला नहीं छोड़ना होगा। इसका कारण ये है कि आप तिब्बत देखिए, पीओके देखिए, तो ये जो दोनों प्रदेश है, वो तिब्बत है, वो चीन ने अपने इलीगली ऑक्यूपाई किया, वो एक अलग देश था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि तिब्बत को अपना बनाने के लिए वहां पर चीनी जो सिटीजन है उनको स्थापित किया, वहां पर ठहराया वहां पर, और उनको सारी सुविधाएं दी। ऐसा ही नहीं बल्कि वहां पर जो संस्कृति थी वो संस्कृति मिटाने का प्रयास किया और अपनी संस्कृति लादने का प्रयास किया, और सैनिकों को भी वहां पर ठहराया। और ऐसा ही पीओके में भी हुआ। पीओके बोला तो जाता है कि स्वायत्त प्रदेश है, लेकिन स्वायत्त प्रदेश बिल्कुल नहीं है। वो पाकिस्तान की जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके इशारे पर और सेना के इशारे पर ही वहां पर चलता है, और वहां पर कुछ भी सुविधा नहीं है। जैसे हम बहुत सारे वीडियोस और खबरों में देख सकते हैं कि वहां के लोग काफी कुछ परेशान है, और वो चाहते हैं कि मोदी जी कुछ करे, ऐसा भी वो बोलते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर की बात है, वो जम्मू कश्मीर में इतने सालों में क्या हुआ वो हमको देखना चाहिए कि पूरा जो वहां पर सूफीज्म था, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो शिया थे, शिया मुसलमान थे, उसको भी जैसे अपने जो ये पाकिस्तान में जिया उल हक थे, उनकी जब भी मृत्यु हो गई रहस्यमय तरीके से, तो वहां पर शिया लोगों को भी मारा गया कश्मीर में। क्यों? क्योंकि उन सुन्नी मुसलमानों को लगा कि ये लोग खुश हो रहे हैं जिया उल हक के डेथ से। अरे भाई, जिया उल हक की डेथ से भारत का क्या लेना देना, जम्मू कश्मीर का क्या लेना देना? लेकिन वहां पर जो सुन्नी थे उनको लगा कि शिया है वो खुश हो रहे, तो वहां पर मुसलमानों को भी मारा गया। और जो भी हत्याएं हुई टेररिज्म में, उसमें अच्छे मुसलमान थे जो देश के प्रति वफादार थे, ऐसे मुसलमानों की भी हत्या हुई। जैसे अयूब पंडित ले लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे हम नाम गिना सकते हैं।
जो भी 1988 में शुरुआत हुई तो उसमें पंडितों की हत्या भी हुई और मुसलमानों की भी हत्या हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे उनकी भी हत्या हुई। जी तो इस तरह से देखा जाए तो वहां पर अभी भी ऐसी आवश्यकता है कि वहां जो एक संस्कृति बदल दी गई, पूरे पूरी जो तालिबान प्रकार की संस्कृति शेख अब्दुल्ला ने रख दी थी 1974 में, जब इंदिरा जी ने समझौता किया और उसके बाद शेख अब्दुल्ला की सरकार आई तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे पूरी कल्चर वहां पर बदल दी। और फिर 1990s में जो टेररिस्ट का वेव आया और जो अभी तक चल रहे तो सिनेमा गुरु है, ऐसे पूरा रिक्रिएशन जैसे बोलते हैं हम, रिफ्रेशमेंट की बहुत सारी नाइट क्लब कुछ भी नहीं है वहां पर। यहाँ तक कि भी हमें 2-4 साल पहले की बात करें तो वहाँ एक म्यूजिक बैंड था, गर्ल्स ओनली, जैसे लड़कियों का ही म्यूजिक बैंड था, तो उसको भी बंद किया गया। जो वहाँ की एक लड़की आई थी, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, शायद जायदा की कुछ ऐसा है, जो दंगल में आमिर खान के साथ काम किया था, तो उसके ऊपर दबाव डाला तो उसने फिर से इस्लाम उसमें वो चली गई और उसने एक्टिंग बंद कर दी। तो ऐसी जो वहां पर चल रही है प्रवृत्ति उसको आपको बदलना होगा। आपको वहां पर पूरे सभी फेथ के लोग, सभी पंथ के लोग वहां पर अपनी तरह से वो कर सके, अपना धर्म के अनुसार अपना त्योहार मना सके, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी होगी फ्री एंड फेयर। तो जीना अगर फ्री एंड फेयर होगा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी होंगे, तभी जीना वहां पर लोग जिएंगे। अभी भी कश्मीर पंडित जो भी थोड़े बहुत गए थे उनको भी लग रहा है कि हमने गलती कर दी, क्योंकि अभी भी वहां पर जो है सलामती नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो वो एक जब तक होगा और वहां पे लोगों को भी समझ में आएगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो इसके कारण जब भी ये होगा तभी मुझे लगता है कि इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर हो सकेगा। वरना तो फिर से वही, जैसे प्रकाश जी ने भी बताया कि फिर से वही क्रम चालू हो जाएगा हत्याओं का और अपना कुछ करने का। तो क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज तो वही की वही है। और अभी एक जो शाह फैजल है उसको भी बीजेपी गवर्नमेंट ने क्यों उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना है मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, उन्होंने एंटी गवर्नमेंट बात की थी, एंटी इंडिया बात की थी, फिर भी उनको ये छूट दे दी और उनको इस्तीफा फिर से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों को क्यों बीजेपी ने वो त्याग पत्र स्वीकार कर लिया होता तो क्या उसमें जाता था। लेकिन ये तुष्टीकरण की कहीं कहीं ये बीजेपी भी करती है, तो उनको भी ये सोचना होगा कि ऐसे लोगों को क्यों आप तुष्टीकरण करते, क्या आप उनको पीडीपी या फिर एनसी के विकल्प में आजमाना चाहते हैं, और आजमाना चाहते हैं तो अलगतावादी तत्वों को क्यों आप प्राधान्य दे रहे हैं। तो ये सब बातें हैं वो सोचनी होगी। जी बिल्कुल। प्रकाश जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा इसीलिए भी है कि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार है वो विकास तो करेगी, यानी कि डेवलपमेंट तो करेगी, लेकिन साथ में ही जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई नुकसान ना हो उसका भी ध्यान रखना होगा। और साथ ही जम्मू कश्मीर के जिसे हम स्वर्ग मानते हैं तो उसकी सुंदरता जो है प्राकृतिक वो भी खराब ना हो, उसका भी अतिरिक्त ध्यान रखना होगा। इसमें जो जम्मू कश्मीर का पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी रक्षा भी सरकार करनी चाहिए, जो भी आवे वो। लेकिन जो बीजेपी का परफॉर्मेंस उधर रहा है वो 2014 से अच्छा ही रहा है। जो 2014 में इनकी सीटें थी विधानसभा की, तो पीडीपी 28 सीटें थी, बीजेपी को 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 12 या 15 सीटें थी, और वो ऐसे ही उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी थी। लेकिन 2019 में कांग्रेस जीरो हो गई और दो ही पार्टी रही। इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली, लोकसभा की मिली थी, और 3 सीटें बीजेपी ने अपनी बरकरार रखी थी। अब इसमें महत्व का प्रश्न है कि सरकार कोई भी आवे, लेकिन बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है कश्मीर को लेकर के राजकीय हेतु से, उसको सफल होना हुए तो जो उधर बस्ती प्रजा है, मुस्लिम है चाहे हिंदू है, चाहे गुरखा लोग है, चाहे रेफ्यूजी लोग है, चाहे दलित लोग है, उनको सबको सुरक्षा देनी पड़ेगी। और कोई इसको कम से कम 5 साल इसको सुरक्षा देने में
डेवलपमेंट करने में टाइम लगेगा, इतना आसान काम नहीं है। कलम हटा देने से जो पर्यावरण को रक्षा होगी क्या होगी वो नहीं, उसका अमलीकरण सरकार कैसे करती है। और जो शांत प्रिय मुस्लिम है जो उधर रहते हैं, जो मोदी जी को भी चाहते हैं, ऐसे लोग भी हैं, तो उनको सुरक्षा देना भी भाजपा की जवाबदारी रहेगी। जी और उनको अपना परफॉर्मेंस है वो सुधारेंगे, उनसे कश्मीर की हिंदू प्रजा को, पंडितों को, दूसरे रेफ्यूजीज को, सबको काफी कुछ आशाएं हैं। वो आशाएं परिपूर्ण करने के लिए उनको योग्य कदम उठाने पड़ेंगे, और वो कदम अहिंसक होने चाहिए। पब्लिक की मानसिकता बदलने से जो परिवर्तन आता है वो हिंसा से नहीं आता है। ऐसा हमारे महात्मा गांधी जी का जी कहना था। उसी प्रस्ताव में हिंसा किए बिना और कोई हिंसा होए नहीं, पुलिस का बल का प्रयोग भी कम से कम होए, लोगों की, मोदी जी जो है उनकी एक कला है कि प्रजा की मानसिकता बदलने में वो पूरे देश में माहिर है राजकीय रीत से, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और बिल्कुल उधर की प्रजा तो उनको चाहती है, वो बात निश्चित रूप से तय हो चुकी है। अभी ये किस तरह से अपना परफॉर्मेंस करते हैं उसकी आशा में उधर की प्रजा बैठी है। हमको शांत कश्मीर और टूरिज्म डेवलपमेंट होवे, जी इंडस्ट्री आवे, विकास आवे, विकास होना चाहिए। ये सब जो है अब जवाबदारी जो मोदी जी ने ली है तो उनको परिपूर्ण करनी होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी आपकी और नीरज जी यहाँ पर आना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो सबसे मेन सब्जेक्ट तो यही है कि आतंकवाद से वहाँ पर मुकाबला करना, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि किस तरीके से मुठभेड़ होती रहती है सैनिकों के बीच में और वहाँ पर घुसने का प्रयास करने वाले आतंकवादियों के बीच में। जी, वहाँ पे हमारा एक ऑपरेशन ऑल आउट जैसे शुरुआत में हमको काफ़ी सफलता मिली, वैसे ही आज भी वो ऑपरेशन चालू है। और हमारे प्रधानमंत्री अभी दौरा करके आए, उसके अगले ही 2-3 दिन पहले ही एक वहाँ पे हमला हुआ। तो वो ऐसा होता है कि रूटीन हो गया है कि अगर पाकिस्तान उसकी गतिविधियों से बाज नहीं आएगा, लेकिन हमारे सुरक्षा जवान जैसे खड़े पग रहते हैं, मजबूती से काम करते हैं, और एक भी आतंकवादी वहां से जिंदा नहीं जा पाया था। ऑपरेशन ऑल आउट इसके लिए रखा है कि वहां से जितने भी थे आज जो वो भी ढूंढ ढूंढ के लाएंगे आतंकवादी, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत की जैसे ही हम जमीन पे पग रखेंगे तो उनका वो मुकाबला नहीं हो पाएगा। लेकिन जलपा जी अब देखिए कि ये इच्छा शक्ति की मैंने आपको बात 2-3 बार बोली कि जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। मैंने कल ही देखा कि राजस्थान सिलक रहा था और हमारे राहुल गांधी जी पब में शादियां मना रहे थे, ये सब। तो ये इच्छा शक्ति की बात होती है कि हमारा देश आज कहीं पे भी है तो वो हमारी पुरानी गलतियां है उसके लिए ही है। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमारा 1 साल या 2 साल में सब ठीक हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही भौगोलिक परिस्थितियां में है कि इस बाजू जाए तो चीन है, इस बाजू जाए तो पाकिस्तान है, इस बाजू श्रीलंका है, इस बाजू म्यांमार। मतलब हम लोगों को भी हमारा अर्थतंत्र एक मजबूत तौर से, माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी आज फॉरेन प्रवास जाते हैं तो लोग उंगलियां उठाते थे, भाई वो देश के हित में जा रहे थे, वो कहीं शादी में या पॉप में नहीं जा रहे थे। और राहुल गांधी जी उस आदमी के साथ पॉप में और वो भी शादी मना रहे थे चाहे वहां पे जिन्होंने नेपाल में हमारा भारत का हिस्सा वाला नक्शा दिखाया। तो आप देखिए कि दोनों में एक वो होता है ना कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो वडील होते हैं, उसका संस्कार वो आता है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जी आज देश के लिए घूम बाहर जा रहे हैं, कुछ लाते हैं, कुछ वहां पे योजनाएं वापस लाते हैं, कहीं सपोर्टिंग में रहते हैं इस हिसाब से। और हमारे राहुल गांधी जी जितनी भी परिस्थितियां हो रही है इंडिया में वो देश के बाहर पाए गए हैं, और मैंने ये डेटा बोलता है। तो निकुल जी को यहाँ पे जवाब देना चाहिए। और आज भी उनके नेता, मैंने उनको एक प्रश्न किया कि 317 वापस लाने में वो बोल रहे हैं, आज उनपे मैं जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। फिर भी मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा चुनाव होगा, हमारे भारत के, हमारे जम्मू कश्मीर के भाइयों और जितने भी है हमारे वोटर्स वो इलेक्शन में भाग ले पाएंगे। और अच्छी सुरक्षा के वहाँ पे एक मौसम का थोड़ा ठिकाना रहता नहीं, तो वो मौसम को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए चुनाव का गठन होगा। और वहाँ पे अच्छी तरह से वहाँ पे लोग
वोटिंग कर पाएंगे और अच्छी सरकार वहां पे आएगी। जो भी सरकार आएगी वो एक अच्छी सरकार रहेगी। वहां पे उसकी जो सुखाकारी के लिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, हेल्थ के लिए होगा, एजुकेशन के लिए होगा, टूरिज्म के लिए होगा, वो भारत में वो आएगा और एक न्यायपालिका वहां पे भी एक अच्छी से होगी, चल पाएगी। जी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर ऐसे तो चर्चाएं काफ़ी दिनों से चल रही थी, काफ़ी महीनों से चल रही थी, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सामने आई के साथ सीटों की बढ़ोतरी का वहाँ पर फैसला लिया गया है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो भी परिसीमन हुआ उसके बाद आगे चुनाव भी होगा, लेकिन जरूरी है कि वहाँ पर उस तरीके का बंदोबस्त हो कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये लोकशाही का उत्सव मना सके, यानी कि चुनाव प्रक्रिया पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो, जिसे भी वहाँ की जनता विजयी बनाए, जो भी सत्ता में आए उसके लिए अहम बातें होंगी। सबसे पहले तो देश की सुरक्षा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या है भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से वो हम अच्छे से जानते हैं, यानी कि आतंकवाद से मुकाबला करना। दूसरा उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि जम्मू कश्मीर का तो डेवलपमेंट करना है, लेकिन वहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना होगा, वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका भी ध्यान रखना होगा। और साथ ही तीसरी और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि वहाँ पर जिसकी भी सरकार बने, वो सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल भी उतना ही अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि परिसीमन तो आगे हो भी जाएगा, मतलब अभी तो प्रस्ताव दिया गया है और कुछ चीज़ें ये बार जो की गई है कि कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए, कुछ अनुसूचित जाति के लिए रखी गई, कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखी गई, वगैरह वगैरह। लेकिन मुद्दा आज भी ये है कि जम्मू कश्मीर में हमें शांति बहाल करने की अभी और भी आवश्यकता है, और साथ में ही कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराना केंद्र सरकार या फिर पूरे देश के लिए एक अहम चुनौती भी है और साथ ही एक अहम मौका भी है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।